वह जानता था कि यह संभवतः एक ऐसी जगह थी जहां उत्परिवर्ती लंबे समय से था। संरचना को देखते हुए यह एक चींटी का घोंसला लग रहा था। इसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि चींटी काफी बड़ी रही होगी, कम से कम उसके अंगूठे जितनी मोटी। तो पहाड़ पर चींटियों की अनुपस्थिति एक उत्परिवर्ती चींटी की उपस्थिति के कारण थी। लेकिन यह कहाँ चला गया था? जगत मेहरा ने पहाड़ पर विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड के माध्यम से स्कैन के साथ साथ विस्तृत श्रवण और घ्राण जांच की थी। वह लगभग पुष्टि कर सकता था कि घोंसले का मास्टर संभवतः एक चींटी से उत्परिवर्तित प्राणी पहाड़ पर नहीं था। क्या इसका शिकार बड़े पक्षी द्वारा किया जा सकता था? फिर आज पक्षी अचानक क्यों प्रकट हुआ, जिससे पर्यटकों को चट्टान से गिरने का डर लग गया? जगत मेहरा ने अपना सिर उठाया, अंधेरे में डूबे दूर के पहाड़ों की ओर देखते हुए सोच रहा था कि क्या अपनी जांच जारी रखी जाए या इसके लिए योजना बनाई जाए। रश्मि सिंह और कविता बंसल के अलावा जिया राठौर भी कमरे में थीं। चूंकि जगत मेहरा करण देव से मिलने गए थे और उन्हें यकीन नहीं था कि वह कब लौटेंगे, इसलिए उन्होंने देर रात का नाश्ता खत्म करने के बाद उन्हें होटल वापस जाने के लिए कहा। दोनों कारें वैसे भी उनके पास ही रह गईं। होटल लौटने पर याशिका, सुरेंद्र बंसल, चंचल मौलासी और अन्य लोगों ने अपना ऑनलाइन गेमिंग जारी रखा। इसी बीच कविता बूढ़े सिन्हा को खेलने के लिए अपने कमरे में ले गई। वे वर्तमान में गुड्डू के साथ एक ऑडियो कॉल पर थे, जो पिछले 2 दिनों में हुई मजेदार चीजों पर चर्चा कर रहे थे। अंकल जगत के व्यंजन वास्तव में स्वादिष्ट थे, विशेष रूप से खरगोश का मांस। बस आपसे इसके बारे में सुनकर ही मुझे लार टपक जाती है। जैसा कि कविता बंसल ने एक रात पहले मेगजारा रेस्तरां में जगत मेहरा द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों के बारे में बताया, गुड्डू को काफी ईर्ष्या हुई। कविता बंसल ने कहा, शेफ मेहरा ने हमें पहले ही बता दिया है कि अगली बार जब आप खेलने आएंगे तो वह आपको हमारे साथ ले जाएंगे। अचानक कुछ याद करते हुए उसने कहा, वैसे गुड्डू, क्या आप जानते हैं कि अपनी उंगलियों से सिक्का कैसे उछालना है? एक सिक्का पलटें। इसका मतलब है कि अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक सिक्के को संतुलित करना और इसे अपनी उंगलियों के माध्यम से रोल करने देना। यह समझाना मुश्किल है। एक सिक्का प्राप्त करें और हम एक वीडियो कॉल शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे, कविता बंसल ने समझाया। इसलिए गुड्डू ने ऑडियो कॉल बंद कर दी और वीडियो पर स्विच कर दिया। सिक्का ढूंढना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। बेशक वह कविता बंसल या किसी और को स्क्रीन पर नहीं देख पा रही थीं। लेकिन कविता बंसल के निर्देशों के तहत उन्होंने कैमरे के कोण को समायोजित करने के लिए अपने फोन को एक स्टैंड पर रखा ताकि वे उसका हाथ और सिक्का देख सकें। कविता बंसल के निर्देशों का पालन करते हुए गुड्डू समझ गए कि उंगलियों से सिक्का उछालने का क्या मतलब है। आइए यह देखने के लिए एक प्रतियोगिता करें कि हम में से सबसे पहले कौन सीखता है। जो व्यक्ति इसे पहले सीखता है उसे बाकी सभी से उपहार मिलता है। इसके बारे में क्या ख्याल है? कविता बंसल ने उत्साहित होकर कहा। गुड्डू के साथ वीडियो कॉल खत्म करने के बाद कविता बंसल ने जिया राठौड़ को मनाना शुरू कर दिया, बूढ़े सिन्हा, तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। आपकी उंगलियां बहुत लंबी हैं, आपको इसे और अधिक आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए। जिया राठौर ने एक युआन का सिक्का लिया जो उसने सौंपा था और उसे पलटने का प्रयास किया। सिक्कों को पलटने में अचानक रुचि क्यों? उसने लापरवाही से पूछा। नैना ने कहा कि जगत मेहरा सिक्के उछाल सकते हैं, इसलिए वह भी इसे सीखना चाहती हैं। कविता बंसल ने कहा। हालांकि आप इसे सीखने के बारे में मुझसे अधिक उत्साहित प्रतीत होते हैं, रश्मि सिंह ने कहा। ठीक है, मैं आपको सीखने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? कविता बंसल ने कहा। हम खुद को किंडरगार्टन के बच्चे से पीछे नहीं रहने दे सकते। ऐसा कहते हुए उसने जिया राठौर को छोटी लड़की एक सिक्का उछालने वीडियो दिखाया जो ऑनलाइन प्रसारित हो रहा था। क्या आपको यह छोटी लड़की याद है? वह जगत मेहरा के घर के बगल में रहती थी। उसने उसे सिक्के पलटना सिखाया। देखो वह कितनी अच्छी तरह कर सकती है। यदि एक किंडरगार्टन बच्चा यह सीख सकता है तो कोई कारण नहीं है कि हम नहीं सीख सकते। जिया राठौर को बेशक वीडियो से गोलमटोल छोटी लड़की याद आई।
पहली बार जब वह रात के खाने के लिए जगत मेहरा के घर गई, तो जब जगत मेहरा चावल उधार लेने के लिए अगले दरवाजे के पड़ोसी के घर गया, तो उसने देखा कि वह छोटी लड़की अगले दरवाजे 706 के दरवाजे पर खड़ी है, जो जगत मेहरा का स्वागत कर रही है। उसे यह अजीब नहीं लगा कि जगत मेहरा छोटी लड़की को सिक्का उछालना सिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसने देखा कि छोटी लड़की की सिक्का पलटने की तकनीक अद्वितीय लग रही थी। स्पष्ट रूप से उसका तरीका वयस्कों से अलग था, छोटी लड़की की उंगलियों के आकार के लिए बेहतर अनुकूल था। यदि वयस्कों को इस तरह से सिक्का पलटना है, तो यह काफी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए उनके विचार में, अगर जगत मेहरा ने छोटी लड़की को सिक्का उछालना सिखाया, तो तकनीक इस तरह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से यह लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की ने इसे अपने दम पर समझ लिया था, जिसने यह भी बताया कि वह इतनी निपुण क्यों थी। हालांकि इससे केवल यह प्रदर्शित हुआ कि छोटी लड़की को सिक्के उछालने में विशेष रुचि और प्रतिभा थी, और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। इसके बाद जिया राठौर ने कविता बंसल के फोन पर सिक्का पलटने वाला निर्देशात्मक वीडियो देखा, जिसे जगत मेहरा ने आज भेजा था। थोड़ी देर के लिए इसके साथ खिलवाड़ किया और जल्दी से चाल में महारत हासिल कर ली। बूढ़े सिन्हा, तुम भी हमारे दाव में शामिल क्यों नहीं हो जाते हो? क्या तुमने पहले अभ्यास किया है? बूढ़े सिन्हा, कविता बंसल ने ओल्ड सिन्हा को अपनी सिक्का पलटने की सीखने की प्रतियोगिता में शामिल करने के अपने प्रस्ताव को पूरा नहीं किया था, जब उसने पहले से ही देखा कि सिक्का जिया राठौड़ की पतली उंगलियों पर धारा प्रवाह इधर उधर घूमता हुआ है और सिक्के की फ्लिपिंग तेज और अधिक कुशल हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे सिक्का और जिया राठौड़ की उंगलियां मूल रूप से एक यांत्रिक अंग थीं। जिया राठौर ने सिक्के को पलट दिया और अपनी हथेली में रखते हुए कहा, मैंने पहले अभ्यास नहीं किया था, अभी इसे सीखा है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं जीत गया हूं? क्या जीतो? गिनती नहीं है। कविता बंसल ने उसकी ओर देखा और यह कहने में मदद नहीं कर सकी, आप और भाई मेहरा दोनों राक्षस हैं, चीजों को बहुत तेजी से सीखते हैं, पूरी तरह से अमानवीय। उनके बगल में रश्मि सिंह हंसने में मदद नहीं कर सकी। कविता, क्या तुमने कभी ओल्ड सिन्हा के खिलाफ कोई दाव जीता है? हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले जिया राठौर के बाल हमेशा छोटे होते थे। जब वह स्नातक होने के बाद गर्मी की छुट्टी के दौरान कविता बंसल से शर्त हार जाती थीं, तो उन्हें बढ़ने देती थीं। शर्त सरल थी, जो कोई भी अग्निदेव को पहले उन्हें बहन कहने के लिए कह सकता था, वह जीत जाएगा। वास्तव में उन दोनों को अग्निदेव को भाई कहना पड़ता था। एक चचेरा भाई था, दूसरा भतीजा था। हालांकि जब जिया राठौर अभी भी अपनी परिष्कृत योजना तैयार कर रही थी, अपने चचेरे भाई को बहन कहने के लिए हेरफेर करने के बारे में सोच रही थी, कविता बंसल ने बस एक फोन कॉल किया, जिसमें उसे कॉलेज में खूबसूरत महिला शिक्षकों से मिलवाने का वादा किया गया और उसे एक शानदार रेस्तरां भोजन खिलाने की पेशकश की, जिससे अग्निदेव को अनिच्छा से उसे बहन कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बूढ़े सिन्हा ने अपने नुकसान को इनायत से लिया और तब से अपने बाल लंबे करने लगे। लेकिन उसके बाद जब भी दोनों बहनों के बीच बेट लगा, तो कविता बंसल फिर कभी जीत नहीं पाई। मुझे सरल और प्यारी बूढ़ी सिन्हा की याद आती है। जब वह कॉलेज गई और चिकित्सा और मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तो मैं अब उसके साथ शर्त नहीं लगा सकता। ऐसा लगता है कि वह मेरे दिमाग को पढ़ सकती है, यह जानकर कि मैं क्या सोच रहा हूं। कविता बंसल ने उदास चेहरे के साथ कहा। रश्मि सिंह ने फिर पूछा, बूढ़े सिन्हा, तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गई और इतनी आसानी से पलट गई? क्या कोई चाल है? जिया राठौर ने अपने अंगूठे से सिक्का अपनी हथेली में फड़का दिया। यह उसके हाथ के पिछले हिस्से में लौट आया, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली के जोड़ के बीच स्थित था, और कहा, बस उंगली के जोड़ पर सिक्के की स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रित करें, पिछली उंगली से झटका दें, सामने की उंगली से धक्का दें, इसे मध्यमा उंगली के जोड़ और अनामिका के जोड़ के ठीक बीच की स्थिति में फ्लिप करें, फिर पिछली क्रिया को दोहराएं। जैसे ही वह बोलती थी, उसने प्रदर्शन किया, सिक्के को आसानी से और सटीक रूप से उछालते हुए, ठीक उसी तरह जैसे प्रदर्शन वीडियो में था जिसे जगत मेहरा ने उन्हें भेजा था। इससे रश्मि सिंह और कविता बंसल असहाय होकर आह भरने लगीं। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि बस जरूरत शब्दों का उपयोग कैसे करना है ना? कविता बंसल ने चिढ़ते हुए कहा। हम वह नहीं कर सकते जो आपने पूछा था? बूढ़े सिन्हा,
क्या आपके पास कोई ऐसा कौशल है जिससे हम नश्वर भी सीख सकते हैं? कुछ सोचने के बाद जिया राठौर ने बस 2 शब्द कहे, अधिक अभ्यास करें। आह! मेरी ऐसी बहन क्यों है? मैं वास्तव में उसे पीटना चाहता हूं। कविता बंसल ने सिर घुमाकर रश्मि सिंह से कहा। रश्मि सिंह ने हंसी दबाते हुए कहा, आप उसे हरा नहीं सकते। कविता बंसल अवाक रह गईं। जिया राठौर ने सिक्के के साथ खेला। उसने लापरवाही से पूछा, क्या जगत मेहरा और मेघा ने आज जो चुटकुले सुनाए थे वे वास्तव में इतने मजाकिया थे? मैंने आप दोनों को बहुत हंसते हुए देखा। वे काफी मजाकिया थे, कविता बंसल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। रश्मि सिंह ने भौहें सिकोड़ लीं और कहने से पहले थोड़ी देर सोचा। वास्तव में उन्होंने जो चुटकुले सुनाए थे वे अपने आप में मजाकिया नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उन्हें दिया वह उन्हें इतना मजाकिया बना दिया। यह शायद उनके प्रदर्शन कौशल के लिए नीचे आता है। टीवी पर बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडी उसी तरह काम करती दिख रही है। जहां तक चुटकुले कितने मजेदार थे, कल रात उन्होंने जो चुटकुले बताए वे वास्तव में अधिक दिलचस्प थे। जब मैं आज रात के चुटकुलों के बारे में अधिक सोचता हूं तो वे इतने मजाकिया नहीं थे। मुझे लगता है कि उनके रेस्तरां के माहौल का भी इससे कुछ लेना देना था। एक निश्चित प्रकाश और मनोदशा में दोस्तों के एक समूह के साथ लोगों के लिए चुटकुले प्राप्त करना आसान होता है। जिया राठौर ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर उन चुटकुलों के बारे में पूछा जो जगत मेहरा ने कल रात रेस्तरां में सुनाए थे जब वह वहां नहीं थीं, और क्या उन्होंने महीनों के दौरान कोई अन्य चुटकुले सुनाए थे जब वह उनके साथ नहीं थीं। जिया राठौर के विचार में अगस्त में पहली बार उनसे मिलने के बाद से कुछ महीनों में जगत मेहरा का व्यवहार और आदतें बदल रही थीं। सबसे पहले उसने सोचा कि जगत मेहरा के व्यक्तित्व के बारे में उसकी समझ त्रुटिपूर्ण और अधूरी थी। लेकिन जैसा कि उनके बीच अधिक बातचीत हुई, विशेष रूप से जगत मेहरा की ताम्रपुरी शहर की यात्रा के दौरान, जब वे खरीदारी करते थे, खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि जगत मेहरा के बारे में उनकी पिछली समझ गलत नहीं थी। उनका व्यवहार, जो उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था, अन्य आंतरिक प्रेरणाओं से उपजा होगा। उसे उन कार्यों का स्वयं विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। जगत मेहरा ने उन्हें जो गीत दिए, सुलेख में हस्तलिखित थे, वे एक अच्छा उदाहरण थे। जगत मेहरा की बात की प्रतिक्रियाओं से उनका विश्लेषण सही था, वह अभी तक एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थीं। आज जगत मेहरा ने फिर से सभी के लिए कॉमेडी रूटीन का प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था कि उन पर ग्रुप का दबाव था, लेकिन जिस तरह से रश्मि सिंह और कविता बंसल ने इसका वर्णन किया है, उससे पहले रात जगत मेहरा ने भी स्वेच्छा से परफॉर्म किया था। और आज उनके अवलोकन से यह स्पष्ट था कि जगत मेहरा भी प्रदर्शन करना चाहते थे। जगत मेहरा के व्यक्तित्व के बारे में उनके पिछले फैसले या आज की वास्तविक टिप्पणियों के बावजूद जिया राठौर यह निर्धारित कर सकती थीं कि जगत मेहरा उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो अपने स्वयं के प्रदर्शन के माध्यम से दूसरों को खुश करना चाहते थे, और उन्हें दूसरों की पहचान और प्रशंसा की सख्त जरूरत थी। जब तक वह किसी चीज के बारे में भावुक नहीं होता, वह उसे दिखाने की पहल करता था। खाना बनाना इसमें फिट बैठता है, लकड़ी की नक्काशी मुश्किल से होती है और सुलेख कुछ हद तक जुड़ा हुआ है, लेकिन गाना और चुटकुले सुनाना नहीं है। सतह पर जगत मेहरा सभी का मनोरंजन कर रहे थे और रेस्तरां में यातायात और ध्यान ला रहे थे, लेकिन जिया राठौर को लगा कि जगत मेहरा का एक और उद्देश्य था। ठीक वैसे ही जैसे जब जगत मेहरा ने उन्हें सुलेख के बोल दिए, तो उन्होंने फैसला किया कि जगत मेहरा उन्हें केवल कुछ ही उपहार देंगे जो उन्हें लगता है कि योग्य है। गीत नियमित कागज के एक टुकड़े पर लिखे गए और बमुश्किल इतने साफ सुथरे थे कि उन्हें संतोषजनक माना जा सके, जगत मेहरा के बारे में उनकी समझ के अनुरूप नहीं थे। उसी तरह अगर जगत मेहरा चुटकुले सुनाना चाहते थे तो वह आमतौर पर सावधानी से तैयारी करते थे। वह मजेदार और मजेदार कहानियां सुनाता था। उस समय दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभाव वास्तव में अच्छा था, लेकिन उसने देखा कि हर किसी का मूड चुटकुलों की वास्तविक पंचलाइन के कारण नहीं उठने लगा था। यह एक पराजित मुक्केबाज की तरह लग रहा था, पंच के उतरने से पहले ही गिर रहा था और ऐंठन कर रहा था। पंच ने इस प्रतिक्रिया को तेज कर दिया। चाहे वह जगत मेहरा हो या मेघा, चुटकुला सुनाते हुए दूसरों के हाव भाव और शरीर की स्थिति हमेशा पहले से प्रतिक्रिया करती थी, जो जिया राठौर की सामान्य टिप्पणियों के अनुरूप नहीं थी।
हालांकि वह खुद उन चुटकुलों के बारे में सटीक निर्णय नहीं ले सकती थी, इसलिए उसे रश्मि सिंह और कविता बंसल से संदर्भ लेने की जरूरत थी। वह रात करीब 1 बजे तक रश्मि सिंह के कमरे में रहीं, फिर जिया राठौर अपने कमरे में लौटने की तैयारी कर ली। बूढ़ा सिन्हा, सिक्का। रश्मि सिंह ने कुछ शर्मिंदगी से उस एक युआन के सिक्के की ओर इशारा किया जिसे ओल्ड सिन्हा अपने हाथ में खेल रहा था। जब जिया राठौर ने उन्हें सिक्का लौटाया तो कविता बंसल ने कहा, यह वह लकी सिक्का है जो जगत मेहरा ने नैना को दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने इसे बनाया है। आइए एक ही सिक्कों में से 2 का उपयोग करें और उसे अनुमान लगाने के लिए कहें कि उसने कौन सा दिया है। वह बताने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह सुनकर जिया राठौर, जो पहले से ही रश्मि सिंह को सिक्का थमा रही थी, ने फिर से अपना हाथ हटा लिया और अपनी हथेली में सिक्के को करीब से देखने लगा। सतह पर सिक्के के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। एक नियमित सिक्के की तुलना में इसका आकार और वजन समान था। रश्मि सिंह ने जिया राठौर का रिएक्शन देखा और हंसते हुए कहा, तथाकथित लकी कॉइन वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक चीज है, यह सिक्का नहीं है। हो। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था कि उसने जिया राठौर को सिक्का काटते हुए देखा। कविता बंसल दूध पी रही थी और जिया राठौर ने जो किया उसे देखकर हंसते हुए उस पर छिड़काव किया। वह खांस रही थी और एक ही समय में हंसने के लिए अपना पेट पकड़ रही थी। बूढ़े सिन्हा, स्वाद कैसा है, नमकीन है या नहीं? जिया राठौर ने अपने कठोर चेहरे से टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला, सिक्का पूंछा और रश्मि सिंह को लौटा दिया। जब वह अपने कमरे में लौटी तो जिया राठौर ने ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र निकाला जो जगत मेहरा ने उसे दिया था। उसने उसे मेज पर रख दिया, अपने बैग से एक कलम और कागज लिया, उस काले घेरे को अंदर से बाहर तक डुप्लीकेट करने की कोशिश की, जबकि हर समय उस पर विचार किया गया। उन्होंने जो रेखाएं खींची वे जगत मेहरा से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं, वह बस इसे बनाते समय जगत मेहरा के ढांचे और अवधारणाओं को समझने की कोशिश कर रही थीं। जितना अधिक उसने आकर्षित किया, उतना ही उसे यकीन था, यह पैटर्न निश्चित रूप से बेतरतीब ढंग से नहीं खींचा गया था। कागज पर काले घेरे, चाप और स्ट्रोक तत्काल स्थिर और चिकने थे। यह ऐसा था जैसे जगत मेहरा के दिमाग में एक विशिष्ट पैटर्न था और वह इसे जल्दी से कागज पर पुनः प्रस्तुत कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जगत मेहरा एक तटस्थ कलम पकड़े हुए है जो तेजी से B5 नोटबुक पर चित्र बना रहा है, उसमें तल्लीन है। थोड़ी देर बाद उसने वह सुलेख निकाला जो जगत मेहरा ने उसे पहले दिया था और उसकी तुलना की। एक कागज एक B5 नोटबुक से फटा हुआ है जिस पर जल्दबाजी में काले घेरे खींचे गए हैं, और दूसरा कागज का एक टुकड़ा है जिसके खुरदरे किनारों पर सुलेख लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि उनमें केवल एक चीज समान है कि वे दोनों कागज पर हैं और जगत मेहरा द्वारा बनाए गए हैं। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति से होता तो यहां तक कि रश्मि सिंह और कविता बंसल, जिनका जगत मेहरा के साथ घनिष्ठ संबंध है, इन उपहारों को प्राप्त करना, विशेष रूप से दूसरा, तो शायद इसे चौंकाने वाला या मनोरंजक माना जाएगा। लेकिन जिया राठौर ध्यान से विचार कर रही थी कि इन कागजों पर क्या लिखा और खींचा गया था और जगत मेहरा ने उन्हें देने का उद्देश्य क्या था। क्योंकि वह बहुत स्पष्ट थी, जितने भी लोगों को उसने देखा और सामना किया, उनमें जगत मेहरा सबसे अनोखा और खास था। जगत मेहरा की विशिष्टता शायद उनसे भी आगे निकल जाए। उसे लगा कि जगत मेहरा इन वस्तुओं के माध्यम से उसे किसी तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अधिक सरल तरीके का उपयोग क्यों न करें? जगत मेहरा ने पहले ही उसकी असामान्यता पर ध्यान दिया होगा, लेकिन उसने कितना पता लगाया है? क्या इसका उनके ड्राइंग और सुलेख उपहारों से कोई लेना देना है? जगत मेहरा सुबह करीब 5 बजे तक होटल नहीं लौटे। कल रात उन्होंने न केवल मुख्य चोटी बल्कि आसपास के कुछ पहाड़ों की भी खोज की। क्योंकि उनका ध्यान चींटियों पर था, खोज से संवेदी जानकारी का एक स्पष्ट लक्ष्य था, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों को इंगित करना आसान था। जगत मेहरा थोड़ा उलझन में था, उनके विचार में भले ही यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, फिर भी यह दैनिक उच्च आगंतुक यातायात के साथ एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यदि प्राणी स्पष्ट रूप से उत्परिवर्तित हो गया है तो यह यहाँ सुरक्षित नहीं है, खोजे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है और इसके भोजन के विकल्प सीमित होते हैं। उसे बस पश्चिम की ओर एकता नगर टाउन की ओर जाना था।
वहां सुंदर क्षेत्र कम प्रसिद्ध था, इसमें कम आगंतुक थे, कम मानवीय प्रभाव था और इसे स्वतंत्र रूप से घूमने और रक्त के अधिक स्रोतों के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान किया गया था। इसी तरह विशालकाय उल्लू और उत्परिवर्तित मकड़ी दोनों ने वही किया था जितना कि उन्होंने रक्त निगलने और उत्परिवर्तित होने की संख्या में वृद्धि की थी। वे धीरे धीरे पहाड़ों में गहराई तक चले गए जब तक कि उनकी रक्ताहार आवश्यकताओं में एक चरण परिवर्तन न हो। अन्य म्यूटेंट से रक्त की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने निवास स्थान को छोड़ने और मानव क्षेत्रों में या उसके माध्यम से उद्यम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन चींटियों की कॉलोनी की कमी और इसी समय को देखते हुए यह उत्परिवर्ती काफी समय से इन पहाड़ों में था। तो यह उत्परिवर्ती प्राणी इतने समय तक यहां क्यों रहा है? क्या इस जगह में कुछ ऐसा है जिसे वह जाने नहीं दे सकता, या यह केवल इतना है कि किसी के पुराने घर को छोड़ना मुश्किल है? इसके अलावा जगत मेहरा को संदेह था कि उत्परिवर्ती जीव अलग अलग चींटियों का शिकार नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे खून के लिए चींटी रानी को निशाना बना रहा है। अन्यथा चींटियों का गायब होना इतना पूर्ण नहीं होगा। विशेष गंध के साथ भूमिगत घोंसले की संरचना को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यहां जो रह रहा था वह उत्परिवर्तित बड़ा पक्षी नहीं हो सकता है। यह या तो एक उत्परिवर्तित चींटी या समान आत्तों वाला कोई अन्य कीट था। और बड़ी चिड़िया के यहां आने का सबसे अधिक कारण संभवतः उसी की वजह से था। जहां तक वास्तव में क्या हुआ था, क्या बड़ी चिड़िया खून को मारने और निगलने में सफल हो गई थी, या उसने उसे जाने दिया था, या यहां तक कि उसे काउंटरकिल्ड भी कर दिया गया था? मोहन रेड्डी के विवरण और यहां की टोही से एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल था। जगत मेहरा को पहाड़ पर उत्परिवर्ती प्राणी और बड़े पक्षी के ठिकाने का पता लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि क्या उसने जिन विसंगतियों पर ध्यान दिया वे दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगी, जिससे यहां छिपे कम से कम 2 म्यूटेंट की खोज हुई, उदाहरण के लिए डिवाइन टेक्नोलॉजी की तरह। शाम 7 बजे मिशिका नेनिंड शहर के हवाई अड्डे के प्रस्थान हॉल में बैठी थी, अपनी उड़ान का इंतजार कर रही थी। जब मिस्टर बिष्ट ने कल रात उसे बताया कि हरदेव प्रांत में एक असामान्य स्थिति है और उसे इसकी जांच करने के लिए कहा, हालांकि उसने प्रस्थान का समय निर्दिष्ट नहीं किया था, फिर भी उसने अपने पिछले अनुभवों और मिस्टर बिष्ट द्वारा वर्णित मिशन सामग्री के आधार पर उस रात अपना सामान पैक किया। उसने डॉक्टर यांग को जानकारी दी और किसी भी समय तैयार रहने के लिए खुद को तैयार किया। जैसा कि अपेक्षित था, अगली सुबह उन्हें उड़ान और यात्रा व्यवस्था के साथ एक कॉल आया और वह शाम को हरदेव प्रांत के उद्यनगर शहर के लिए उड़ान भरेगी। डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त विभाग में शामिल होने के बाद से मिशिका एक से अधिक बार क्षेत्र की खोज पर गई है, लेकिन वह बता सकती थी कि यह समय पिछले सभी से अलग था। जाहिर है, यह मिस्टर बिष्ट द्वारा लिया गया अंतिम मिनट का निर्णय था। उसने महसूस किया कि किनलिंग निर्जन क्षेत्र की यात्रा और कल रात को उसने जिस स्थिति की खोज की थी और कल रात उसने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसके कारण मिस्टर बिष्ट उसे अधिक गुप्त विभाग अनुसंधान परियोजनाओं और वर्गीकृत जानकारी पर जाने के लिए तैयार लग रहा था। अगर यह पहले होता तो मिशिका बहुत उत्साहित होती। रहस्यमय और अज्ञात की खोज ही वह डिवाइन टेक्नोलॉजी में शामिल होने का कारण थी। लेकिन पिछली रात की घटना के बाद उसका ध्यान और जिज्ञासा पूरी तरह से खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और उसके पीछे छिपी संभावित संस्थाओं या घटनाओं की ओर आकर्षित हुई। पिछले एक दिन से वह उन अजीब घटनाओं के संभावित कारणों के बारे में सोच रही है और तर्क कर रही है। मिस्टर बिष्ट को रिपोर्ट किए गए अनुमानों के अलावा उसके पास कुछ नए विचार थे। फिर भी उसके पास व्यावहारिक टिप्पणियों और प्रयोगात्मक सबूतों का अभाव था। इसलिए वह D2 में लौटने, प्रयोगशाला नंबर 9 पर वापस जाने और लकड़ी की नक्काशी से निपटने में मिस्टर बिष्ट की सहायता करने की बहुत उम्मीद कर रही थी। यहां तक कि अगर उसे भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो यह देखना कि मिस्टर बिष्ट ने इसे कैसे संभाला, यह भी एक अच्छा विकल्प होगा। लेकिन यह स्पष्ट था कि चाहे सुरक्षा के लिए हो या अन्य कारणों से, मिस्टर बिष्ट उसे शामिल नहीं करना चाहते थे। जब तक मिशिका उद्यनगर शहर पहुंची, तब तक आधी रात हो चुकी थी। डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त विभाग के एक छोटे युवक ने उसे हवाई अड्डे पर उठाया। फिर भी वह उसे तुरंत दूर नहीं ले गया। इसके बजाय वह हवाई अड्डे पर इंतजार करता रहा, क्योंकि अन्य लोग बाद में आएंगे और सभी को एक साथ जाना था। लगभग आधी रात तक नए आए 4 लोगों को देखकर मिशिका हंसी।
जैसा कि मिस्टर बिस्ट ने कहा, अंतरिम टीम के सदस्यों में वास्तव में उनके पुराने परिचित शामिल थे। 4 में से 2 लोग उनसे परिचित थे। एक टीम लीडर अय्यर निर्भय थे, जिन्होंने पहले उनके साथ किनलिंग निर्जन क्षेत्र का दौरा किया था। दूसरा ऋत्विक था, जो विकासनगर शहर में उनकी टीम का सदस्य था और तकनीकी रूप से उसका अधीनस्थ था। अन्य 2, एक पुरुष और एक महिला, ने बस संक्षेप में अपना नाम से परिचय दिया। क्रॉस क्षेत्रीय सहयोग के दौरान उनके विभाग के भीतर यह एक आम बात थी। लेकिन मिशिका फिर भी कुछ जानकारी हासिल करने में कामयाब रही। गब्बर नाम का एक आदमी लंबा और दृढ़ व्यवहार के साथ हट्टा-कट्टा, संभवतः निर्भय जैसा सुरक्षा या फील्ड ऑपरेटर था। दूसरी, अदित्या नाम के छोटे बालों वाली एक युवा महिला, एक कार्यकारी की तरह दिखती थी, लेकिन सबसे छोटे विवरणों से, जैसे कि उसकी उंगलियां, मेकअप और मुद्रा, मिशिका एक नज़र में बता सकती थी कि वह एक तकनीकी पेशेवर थी। छोटा युवक जो उन्हें लेने का प्रभारी था, उन्हें एक एमपीवी में हवाई अड्डे से दूर ले गया। 1 घंटे से अधिक की यात्रा के बाद वह उन्हें बाहरी इलाके में एक एकांत विला क्षेत्र में ले गया। उनके लिए एक होटल बुक करने के बजाय उन्होंने एक स्टैंडअलोन विला किराए पर लिया। विला में पहुंचने पर सभी ने अपने सामान को अपने कमरों में बसने के बजाय पहली मंजिल पर रहने वाले कमरे में छोड़ दिया। वे स्थिति पर अपनी ब्रीफिंग सुनते हुए सड़क से वापस लाए गए सूप नूडल्स पर बैठे। कल सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई, जहां 2 पर्यटकों पर हमला किया गया और एक अज्ञात पक्षी प्रजाति ने चट्टान से गिरकर डर दिया। आज मेरी ऑनसाइट जांच, गवाहों से पूछताछ और एकत्रित वीडियो जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि विशिष्ट स्थिति एक पक्षी जैसे कीट के साथ शुरू हुई थी, जो शरीर की लंबाई में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर थी, जो भीड़ में उड़ रही थी, जिससे हलचल मच गई थी। इसके बाद शिकार का एक बड़ा पक्षी छोटे पक्षी पर हमला करने के लिए भीड़ में घुस गया, जिससे भीड़ में और दहशत फैल गई। यह तब होगा जब दोनों पर्यटक चट्टान से गिर गए। छोटी चिड़िया और शिकार का पक्षी दोनों ही जल्द ही उड़ गए, उनका ठिकाना अज्ञात था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पर्यटकों द्वारा शूट किए गए कुछ पर्यटक वीडियो से और दर्शनीय क्षेत्र में 2 निगरानी कैमरों के फुटेज से हम शिकार के पक्षी विदाई दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भले ही स्पष्टता खराब है, हम तुलना के लिए आसपास की वस्तुओं का जिक्र करके पंखों के फैलाव का अनुमान लगा सकते हैं। छोटा युवक ईमानदारी से अपने द्वारा एकत्र की गई जानकारी की रिपोर्ट कर रहा था। जैसा कि मिशिका ने सुना, उसने अपनी चॉपस्टिक को बिना यह महसूस किए कि उसने खाना बंद कर दिया है, और सुनते समय उसने कड़ी मेहनत की, उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। लिविंग रूम में साधारण प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ वीडियो क्लिप बजाते हुए छोटे युवक को देखकर और उसके स्पष्टीकरण के साथ उसकी विश्लेषण स्क्रिप्ट और छवि सामग्री को सुनकर मिशिका ने उद्यनगर शहर की अपनी यात्रा के उद्देश्य को जल्दी से समझ लिया और असामान्य स्थिति शब्द जिसका उल्लेख मिस्टर बिस्ट ने कल रात किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि युवक ने उनके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की। यह विला क्षेत्र वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र के बहुत करीब है। मिशिका को पता था कि मिस्टर बिस्ट के नेतृत्व में डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त विभाग में बड़ी संख्या में फील्ड टीमों और सहायक सुविधाओं, गुप्त अनुसंधान केंद्रों और अनुसंधान ठिकानों के अलावा एक टीम है जो विशेष रूप से इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए समर्पित है। वह ठीक से निश्चित नहीं थी कि इस कार्यात्मक टीम का पूरा नाम क्या था या यह कहाँ स्थित था। जब वे संपर्क में आते हैं तो उनके सदस्य पूर्ण आत्मपरिचय प्रदान नहीं करते हैं। वे आमतौर पर अनावश्यक बात के बिना केवल कार्य से संबंधित जानकारी पर चर्चा करते हैं। फील्ड वर्क के अभाव में गुप्त विभाग के लोग भी इन टीमों के बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग गुप्त विभाग में शामिल होते हैं, उन्हें डिवाइन टेक्नोलॉजी के अन्य डिवीजनों या शाखाओं के लोगों के विपरीत अपने विभाग की संगठनात्मक संरचनाओं के बारे में स्पष्ट और सहज समझ नहीं होती है। वे जो जानकारी जानते हैं वह गोपनीयता के विभिन्न स्तरों के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन इसमें से अधिकांश उनकी विशिष्ट परियोजनाओं तक ही सीमित होती है। हालांकि इन लोगों के साथ मिशिका की पिछली बातचीत को देखते हुए वे देश और यहां तक कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। संबंधित हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी में निवेश भी महत्वपूर्ण होना चाहिए और यह अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं में निवेश किए गए संसाधनों से नीच नहीं होगा।
अन्यथा वे इस तरह के प्रभावी सूचना संग्रह को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसी तरह टीम के सदस्यों की गोपनीयता का स्तर भी कम नहीं है। हालांकि मिशिका का मानना था कि डिवाइन टेक्नोलॉजी की सुसंगत शैली के आधार पर वे जो चीजें जानते हैं वे उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं जो वह और डॉक्टर यांग, ये शोधकर्ता, जानते हैं, केवल परिप्रेक्ष्य और दिशा में भिन्न है। इस गुप्त विभाग की स्थापना में दिव्य प्रौद्योगिकी के वास्तविक उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य के लिए वे भी अनिश्चित होने की संभावना है। इन शोधकर्ताओं की तरह जो पूरे दिन प्रयोगशाला में डूबे रहते हैं, उनके शोध की दिशा और गहराई पूरी तरह से मिस्टर बिस्ट द्वारा नियंत्रित होती है। उनमें से कई को यह भी समझ में नहीं आता कि उनके काम का क्या उपयोग है या वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिशिका को यकीन था कि अब उसे स्थिति से परिचित कराने वाला छोटा युवक, जिसका नाम नवीन है, उन सूचना संग्रह टीमों से है। काम करने का उसका तरीका बिल्कुल वैसा ही है। छोटे युवक ने जो कहा उससे मिस्टर बिस्ट को वुशु माउंटेन सीनिक एरिया में हुई दुर्घटना के बारे में पता चला था जब उसने कल रात उससे संपर्क किया और तुरंत इसे असामान्य स्थिति के रूप में परिभाषित किया और उसे तुरंत इस पर पढ़ने के लिए कहा। छोटे युवक को भी कल रात आदेश दिया गया था, लेकिन वह तुरंत वहां पहुंच गया, आज जांच शुरू की और बाद में बहुत सारी जानकारी आज उसकी जांच के परिणामस्वरूप मिली। मिशिका को यह भी पता था कि हालांकि वह एक अकेले ऑपरेटर की तरह दिखता था, लेकिन तकनीकी और अन्य पहलुओं में उसके पीछे निश्चित रूप से एक टीम समर्थन और सहयोग था। यह जानकारी किसी एक व्यक्ति की जांच से एकत्र नहीं की गई थी। वह इस बारे में अधिक उत्सुक थी कि वुशु माउंटेन सीनिक एरिया में दुर्घटना का निर्धारण करते समय मिस्टर बिस्ट के पास किस जानकारी के आधार पर थी जो पढ़ने योग्य थी। ध्यान रखें कि इस युवक को उस समय अभी तक क्षेत्र की जांच के लिए नहीं भेजा गया था। मिस्टर बिस्ट जो जानकारी प्राप्त कर सकते थे वह बहुत अधिक नहीं थी और न ही आवश्यक रूप से सटीक थी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए या कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान से वह अनजान थी, जिसने मिस्टर बिस्ट को त्वरित निर्णय लेने की अनुमति दी। जब नवीन ने मोटे तौर पर स्थिति की शुरुआत की और जानकारी वाली गोली सीधे मिशिका को सौंप दी, तो उसने उससे कहा, मिस्टर बिस्ट के निर्देशों के अनुसार वुशु माउंटेन जांच टीम का नेतृत्व डॉक्टर फेंग करेंगे। मैं रसद और सूचना सहायता प्रदान करूंगा। किसी भी उपकरण या धन की आवश्यकता है, आप मुझे सीधे बता सकते हैं। मिशिका ने बिना कोई और सवाल पूछे सिर हिलाया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि नवीन जो जानता था या उसे कहने की अनुमति थी वह उसकी मर्जी से कहा गया था। यदि वह मिस्टर बिस्ट ने कैसे निर्धारित किया कि वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र में एक विसंगति थी, या क्या जांच मुख्य रूप से छोटे पक्षी या बड़े पक्षी पर केंद्रित है, तो उसे निश्चित रूप से कोई जवाब नहीं मिलेगा। टैबलेट में नवीन की जांच के लिए प्रासंगिक सामग्री के अलावा इस अस्थायी जांच टीम के सदस्यों के बारे में भी अधिक विस्तृत जानकारी थी। निर्भय और ऋत्विक का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उसने उनमें से एक के साथ सहयोग किया था और दूसरा उसका पुराना अधीनस्थ था, इसलिए वह उन दोनों को अच्छी तरह से जानती थी। जहां तक गब्बर का सवाल है, जैसा कि उसने हवाई अड्डे पर अनुमान लगाया था, वह निर्भय की तरह एक पेशेवर था जिसे सुरक्षा का काम सौंपा गया था। हालांकि अदित्य नाम की एक युवती के बारे में जानकारी बेहद विरल थी, लगभग न के बराबर थी, जिसमें केवल 3 शब्द पर्यवेक्षक संलग्न थे और उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि या भूमिका का कोई परिचय नहीं था। इसने मिशिका को हैरान कर दिया। मिशिका ने दूसरों को पहले आराम करने का निर्देश दिया, फिर अपने पुराने अधीनस्थ ऋत्विक को संक्षेप में पूछताछ करने के लिए वापस रखा कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। दरअसल ऋत्विक लंबे समय से विकासनगर शहर में वापस नहीं आया था और चूंकि वह छुट्टी पर था, इसलिए वह अपनी छुट्टी के बाद कल ही विकासनगर शहर लौटा था। उनके आश्चर्य के लिए, जैसे ही उन्होंने कार्यालय में वापस सूचना दी, उन्हें फिर से एक व्यापार यात्रा पर जाने के लिए सूचित किया गया। ईमानदारी से कहूं तो किनलिंग निर्जन क्षेत्र की आखिरी यात्रा ने उसे काफी डरा दिया था और अब एक बाहरी मिशन का उल्लेख उसकी ओर से मजबूत प्रतिरोध को ट्रिगर करेगा। हालांकि वह जानता था कि इतना अधिक वेतन और बोनस डिवाइन टेक्नोलॉजी द्वारा बिना किसी कारण के नहीं दिया जा रहा था। यदि वह कंपनी द्वारा सौंपे गए कार्यों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान नहीं कर सका, तो उसके बाद बहुत परेशानी होगी और वह इस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
सौभाग्य से उद्यनगर शहर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि ऑपरेशन का प्रभारी व्यक्ति उनकी वरिष्ठ मिशिका थी। मैंने कल ओल्ड हान से सुना था कि मिस चेन को मिस्टर बिष्ट ने अध्ययन के लिए विकासनगर शहर भेजा था। वे कहते हैं कि वह एक अच्छी इंसान है और उसके साथ घुलना मिलना आसान है, और उसने लैब के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, केवल कभी कभी सवाल पूछती है और कुछ सामग्रियों की जांच करती है। ऋत्विक ने बताया कि उसने अपने सहयोगियों से मिशिका को क्या सीखा था। वह सहायक गब्बर भी मिस अदितिया के साथ विकासनगर शहर गया था और उसकी निजी सुरक्षा और सहायक प्रतीत होता है। बॉस, ओह, मेरा मतलब है डॉक्टर फैंग, ऐसा प्रतीत होता है कि मिस अदितिया मिस्टर बिष्ट की विश्वसनीय सहयोगी होनी चाहिए। ऋत्विक ने यह याद करने के बाद खुद को जल्दी से ठीक कर लिया कि मिशिका ने एक बार उन्हें अपनी टीम के बाहर के लोगों के साथ सहयोग करते समय बॉस शब्द का उपयोग नहीं करने के लिए कहा था। ऋत्विक के साथ थोड़ी देर बातचीत करने और कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद मिशिका भी आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में लौटी, दरवाजा खटखटाया गया। जब उसने इसे खोला तो ढीले स्पोर्ट्सवियर में एक छोटे बालों वाली अदिति दरवाजे पर खड़ी थी, जिसके पास 2 कप गर्म पेय थे। डॉक्टर फैंग, आपको परेशान करने के लिए खेद है। मुझे पता है कि आप थके हुए होंगे, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगा, आदित्य ने कुछ माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं आमतौर पर वैसे भी इतनी जल्दी नहीं सोता। मिशिका ने उसे अंदर जाने दिया और उसके हाथ से गर्म दूध ले लिया। पिछले रविवार को ही विकासनगर शहर पहुंचा था और मैं थोड़ा निराश था कि मैं आपसे नहीं मिल सका, डॉक्टर फैंग। लेकिन मुझे इस सप्ताह उद्यनगर शहर में आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह पहली बार है जब मैं बाहरी जांच में भाग ले रहा हूं, इसलिए मुझे आपसे कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। आदित्य ने अपना उद्देश्य बताने से पहले कुछ विनम्र टिप्पणी की। मिस्टर बिष्ट ने मुझसे आपसे किनलिंग और गौतम शहर में क्या हुआ था, इसके बारे में जानने के लिए कहा। आप उसके साथ इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मिशिका थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और उसने एक तात्कालिक निर्णय लिया। यह पर्यवेक्षक वास्तव में श्री बिष्ट का विश्वसनीय सहयोगी था, जैसा कि ऋत्विक ने कहा, और गुप्त विभाग में उसकी गोपनीयता का स्तर शायद उससे अधिक था। भले ही वह मानती थी कि अदिति ने जो कहा वह सच था, फिर भी मिशिका ने अपना टैबलेट निकाला और श्री बिष्ट से संपर्क करने के लिए आंतरिक संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर लॉग इन किया। पुष्टिकारक प्रश्न पूछने के बाद उसे मिस्टर बिष्ट से तुरंत 3 शब्दों का उत्तर मिला। उसे बताओ। इस समय जहां मिशिका की टीम थी, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर जगत मेहरा लोगों के एक बड़े समूह को एकता नगर टाउन में अपने होटल में वापस ले आया था। वे अनिवार्य रूप से पूरे दिन मेगजारा रेस्तरां में थे, मेगजारा प्ले रैबिट के लिए दूसरा वीडियो फिल्माने की योजना के अनुसार। मेघा के अलावा जो मुख्य रूप से वीडियो में थीं, रश्मि सिंह, सुरेंद्र बंसल, विवान जो फिल्मांकन में सहायता कर रहे थे, नर्मदा जो खाना बना रही थीं, और जगत मेहरा जो सब कुछ संभाल रही थीं, अन्य लोग मस्ती में शामिल होने के लिए वहां थे। हालांकि सभी हंसी और भोजन के साथ हर कोई ऊब से बहुत दूर था। इसके अलावा फिल्मांकन प्रक्रिया को लाइव देखना तैयार उत्पाद देखने की तुलना में अधिक मनोरंजक लग रहा था। होटल लौटने के बाद 9 लोग 2 अलग अलग कमरों में एकत्र हुए। एक कमरे में चंचल मौलासी, जतिन, सुरेंद्र बंसल और अन्य 2 लोग थे, जिन्होंने लगातार 2 रातें किंग खेल खेली थीं, और दूसरे कमरे में जगत मेहरा, रश्मि सिंह और शेष 3 थे। उन्होंने खेल राजा में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाई। हारने वाले को अगले दिन दर्शनीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान अपने बैग ले जाकर, पानी खरीदकर और उन्हें भोजन कराकर विजेता की सेवा करनी होगी। बेशक जगत मेहरा की तरफ से एक और खिलाड़ी थी जो उनके घर पर तैयार थी, मेघा। गेमिंग कौशल के दृष्टिकोण से सुरेंद्र बंसल को छोड़कर चंचल मौलासी की ओर से अन्य 4 के पास कम कौशल था। हालांकि जगत मेहरा की टीम बदतर थी। मेघा कभी कभी खेल खेलती थी, लेकिन रैंक वाले मैचों में उनकी सर्वोच्च उपलब्धि केवल डायमंड टियर थी, जिससे वह जतिन के समान स्तर पर थे। कविता बंसल और रश्मि सिंह ने कुछ साल पहले ही यह खेल खेला था और वे नौसिखियों से अलग नहीं थे, और जिया राठौर ने एक बार भी यह खेल नहीं खेला था। अनिवार्य रूप से यह नोब्स की प्रतियोगिता थी। जब रश्मि सिंह,
कविता बंसल और जिया राठौर गेम ऑपरेशंस और हीरो कौशल से खुद को परिचित कर रहे थे, तब जगत मेहरा ने लापरवाही से उन वस्तुओं को महसूस किया जिनके साथ उन्होंने सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट स्थापित किया था, जैसे कि वह व्हाट्सएप पर नए संदेशों की जांच कर रहे हों। उन्होंने पाया कि उन्होंने मिजो के नोटबुक कवर में जो 3 बाय 3 सेंटीमीटर का कागज रखा था, वह अब विकासनगर शहर में नहीं था। हालांकि वह इसके विशिष्ट स्थान का सटीक पता नहीं लगा सका, लेकिन यह साबित हो गया कि वह एक ऐसी जगह पर थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था। हालांकि संवेदी वस्तु की दिशा के बारे में अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर जगत मेहरा को एक कुबड़ था कि मिजो बहुत दूर नहीं था। उन तीनों को देखकर, जो अभी भी लुबान, कैवेंजी और एंजेला के कौशल पर शोध कर रहे थे, जगत मेहरा उठे और बाथरूम में चले गए। दरवाजा बंद करने और बैठने के लिए टॉयलेट कवर को नीचे करने के बाद उसने सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश किया। मिजो के पास ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र के साथ संवेदी संबंध का उपयोग करते हुए जगत मेहरा अपने सुपर सेंसरी स्टेट में कागज के बगल में सफलतापूर्वक पहुंचे। सुपर सेंसरी स्टेट में जगत मेहरा ने जो भी जानकारी महसूस की, वह सिक्स्थ सेंस से थी, जो आम लोगों के पास नहीं थी। इसलिए इस अवस्था में अनुभव की जाने वाली सभी सूचनाओं को वास्तविक दुनिया की संवेदी जानकारी के साथ तुलना करके जगत मेहरा द्वारा स्वयं डिकोड करने की आवश्यकता है। अब वह सुपर सेंसरी स्टेट के तहत आसपास के भौगोलिक वातावरण को अलग करने में सक्षम है। कम से कम वह यह भेद कर सकता है कि यह एक इमारत है या एक प्राकृतिक बाधा, चाहे वह प्रबलित कंक्रीट हो या लकड़ी की संरचना। वह पहचान सकता है कि आसपास किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और विभिन्न जीवों को पहचान सकते हैं, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें उसने कई बार देखा है। वह उनकी विशेषताओं और पहचान को पहचान सकता है। ठीक इस समय की तरह मिजो द्वारा लाए गए ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र पर उनकी धारणा उतरने के बाद उन्होंने जल्दी से पुष्टि की कि इमारत 2 मंजिला इमारत थी जिसके अंदर 6 जीवित लोग थे। इसके अलावा उन्होंने जल्दी से मिजो के शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाली संवेदी जानकारी की पहचान की। इस समय मिजो को किसी अन्य व्यक्ति से बात करनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति की संवेदी जानकारी को समझकर जगत मेहरा ने महसूस किया कि वह भी एक परिचित चेहरा था। क्या यह वह व्यक्ति नहीं था जिसे उसने पिछली रात देखा था, जो खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के बगल में था? यह व्यक्ति जगत मेहरा को भी उस टीम में माना जाता है जिसने खरगोश को किनलिंग निर्जन क्षेत्र में पहुंचाया था और उसे उसके सपने में भी प्रवेश करना चाहिए था। उस समय जगत मेहरा ने अनुमान लगाया था कि उन्हें एक शोधकर्ता होना चाहिए जो आमतौर पर प्रयोगशाला में रहता है। लेकिन पिछली स्थिति के अनुसार खरगोश की नक्काशी को किनलिंग निर्जन क्षेत्र छोड़ने के बाद विकासनगर शहर को नहीं दिया गया था, बल्कि दूसरी दिशा में दिया गया था। वे वर्तमान में जिस स्थान पर हैं, वह स्पष्ट रूप से वह नहीं था जहां खरगोश की नक्काशी को भेजा गया था, और खरगोश की नक्काशी और पक्षी का कंकाल जिसने सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट की स्थापना की, दोनों पास में नहीं थे। पिछली रात खरगोश की नक्काशी और पक्षी के कंकाल के माध्यम से कुछ छोटे प्रभाव और प्रयोगात्मक प्रयास करने के बाद जगत मेहरा ने कल और आज कई बार अपने आसपास की स्थितियों के लिए खरगोश की नक्काशी को महसूस करने के लिए अंतराल का उपयोग किया। जगत मेहरा को पता चला कि कल सुबह से खरगोश की नक्काशी के आसपास कोई नहीं आया है। यह स्पष्ट था कि पिछली रात की घटना के बाद दूसरे पक्ष ने मैदान साफ कर दिया। उनके विचार में दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक लग रही थी। हालांकि परिणामों को देखते हुए इससे संभावित रूप से डिवाइन टेक्नोलॉजी शैडो मैन की संभावना बढ़ जानी चाहिए, चाहे वह मिस्टर बिस्ट हो, आरव सिंह हो या संभावित पिशाच का दिखावा हो। लेकिन अभी उस खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के आसपास कोई मानव या उत्परिवर्ती जीव महसूस नहीं किया गया है। वह शोधकर्ता मिजो से मिला है, और विकासनगर शहर में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पर जो जगत मेहरा से ज्यादा दूर नहीं लगती है। यह उसके लिए थोड़ा अजीब था। जगत मेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र में पाए गए उत्परिवर्ती प्राणियों के निशान के बारे में सोच सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मिजो और अन्य लोग वुशु पर्वत की ओर जा रहे थे, या वे अब वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र के पास थे? जानकारी खोजने के लिए सामान्य संवेदी जानकारी और सुपर सेंसरी स्टेट जानकारी की तुलना करने के अलावा डिकोडेड योजनाएं, जगत मेहरा ने कुछ दिन पहले एक और डिकोडिंग विधि की भी खोज की,
जो व्यक्ति को समझने के लिए थी, जो संक्रमण और अनुवाद के लिए एक पुल के रूप में कार्य करती थी। यह व्यक्ति मिजो था। पिछली रात ब्लैक सर्कल भित्ति चित्र के माध्यम से इसने मिजो के सपने को ट्रिगर किया और मिजो के सपने में सुपर संवेदी सूचना चिन्ह को सारांशित करके जगत मेहरा ने एक तरह की सुपर संवेदी अवस्था में प्रवेश किया। उन्होंने अन्य लोगों के सपनों की जानकारी को संशोधित करने के लिए एक तकनीक को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया। इस प्रकार सपने में उनके संवेदी अनुभव को बदल दिया। उस पद्धति का महत्व न केवल अन्य लोगों के सपनों को प्रभावित करने और विवरण बदलकर उनके सपनों में उनकी धारणाओं को बदलने में सक्षम होने में निहित है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस प्रक्रिया के माध्यम से सपने के गुरु की संवेदी जानकारी को समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार जगत मेहरा की छठी इंद्रिय के अनुरूप है। एक बार जब वह मिजो की सुपर सेंसरी स्टेट की तरह संवेदी जानकारी को एक निश्चित स्तर तक समझ लेता है, तो वह एक गैर स्वप्न अवस्था में मिजो की इंद्रियों को उधार ले सकता है और परिवेश का निरीक्षण कर सकता है। यह विवांग की तरह है जो अंग्रेजी नहीं समझता है, विशुद्ध रूप से अंग्रेजी बोलने वाले माहौल में रहता है। उन्हें हिंदी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक नहीं मिली और उनके आसपास मंदारिन बोलने वाले लोग नहीं थे, लेकिन विवांग कैंटोनीज बोल सकता था और इसलिए उसने एक अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति पाया जो थोड़ा कैंटोनीज जानता था। सीमित अनुवादों के माध्यम से वह अपने परिवेश को समझ सकता था और जानकारी इकट्ठा कर सकता था। इस प्रकार अंग्रेजी सीखने में तेजी लाने में मदद करता था। अब जगत मेहरा ने मिजो की कुछ अवधारणात्मक प्रतिक्रिया को समझकर उसकी वर्तमान भावनाओं और शारीरिक स्थिति को डिकोड किया। इस समय वह सुनने की स्थिति में थी और वह काफी केंद्रित थी, लेकिन उसका शरीर तनावग्रस्त नहीं था। उसे उस व्यक्ति के प्रति एक अच्छा एहसास होना चाहिए और उस व्यक्ति पर सापेक्ष विश्वास होना चाहिए जिससे वह बात कर रही थी। उसकी दृश्य जानकारी से प्रतिक्रिया अभी भी सीमित थी और दृश्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही डिकोड किया जा सकता था। वह एक छोटे से कमरे में थी, बिस्तर पर बैठी थी और एक महिला को उसके सामने बैठना चाहिए। आवाज भी एक महिला की थी जो अनिवार्य रूप से शोधकर्ता पर जगत मेहरा की पिछली अटकलों के अनुरूप थी। यह अफसोस की बात थी कि मिजो की उसकी धारणा और डिकोडिंग की डिग्री पर्याप्त नहीं थी और वह ध्वनि की पहचान नहीं कर सका, इसलिए वह नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। इससे उसे थोड़ी खुजली हो गई क्योंकि उसने सहज रूप से न्याय किया कि अब वे जो चर्चा कर रहे थे वह उत्परिवर्ती प्राणियों से संबंधित था। जगत मेहरा ने एक बार फिर इमारत में मौजूद अन्य 4 लोगों की अवधारणात्मक जानकारी की जांच की। खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के बगल में दिखाई देने वाले शोधकर्ता और मिजो के अलावा 3 अन्य परिचित लोग थे। उनमें से 2 शोधकर्ता की तरह किनलिंग निर्जन क्षेत्र से खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को ले जाने में दिखाई दिए। वे खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के सपने के प्रभाव से भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा हाई असिस्टेंट था जो विकासनगर शहर में था, मिजो के पास रह रहा था और उसे ड्राइव करने में मदद कर रहा था। जगत मेहरा सुपर सेंसरी स्टेट में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। आखिरकार कमरे में हर कोई खेल खेलने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। यदि वह 15 मिनट से अधिक समय तक चलता है तो वे शायद यह जांचने के लिए दरवाजा खटखटाते कि क्या वह बाथरूम में बेहोश हो गया है। रश्मि सिंह, कविता बंसल और जिया राठौर ने जल्दबाजी में उन नायकों से परिचित होने के बाद जो वे खेलने जा रहे थे और बुनियादी यांत्रिकी के साथ जगत मेहरा ने अपने नए बनाए गए 11 व्यक्ति समूह में एक संदेश भेजा कि वह तैयार है। फिर खेल में चंचल मौलासी ने उन्हें गेम रूम में खींचना शुरू कर दिया। रश्मि सिंह और कुछ लोगों के विपरीत जो अंतिम समय में रटट रहे थे और पूरी तरह से मनोरंजन के लिए खेल रहे थे, एक अन्य होटल के कमरे में चंचल मौलासी, याशिका, सुरेंद्र बंसल, जतिन और विवान मोबाइल फोन पकड़े हुए बहुत गंभीरता से रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि वे एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने वाले थे। दाव कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन चंचल मौलासी और याशिका एक बार जगत मेहरा के खिलाफ जीतने के लिए कुछ हद तक जुनूनी थे। सुरेंद्र बंसल और विवान भी जगत मेहरा को हराने के लिए काफी बेताब थे। बेशक तार्किक रूप से कहें तो जगत मेहरा की तरफ से 3 शुरुआती खिलाड़ी और मेघा का स्तर बहुत मजबूत नहीं होने के कारण उन्हें वैसे भी जीतने में सक्षम होना चाहिए। केवल एक चीज के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है, एक्स फैक्टर जगत मेहरा।
जब जगत मेहरा के खिलाफ रणनीति की व्यवस्था करने की बात आती है तो 4 साल तक अपने कॉलेज रूममेट और दोस्त के रूप में जतिन ने स्वाभाविक रूप से कहा, मैं जगत मेहरा की गेम प्लेइंग आदतों से बहुत परिचित हूं, चाहे वह मोबा गेम हो, रियल टाइम रणनीति या ARPG गेम, वह हमेशा स्थिर होने और खेती करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि कोई फायदा न हो। इसलिए हम शुरुआत में ही उनके कमजोर बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मिस सिंह या मिस राठौर किस मार्ग पर खेलती हैं, इसके आधार पर हम उस मार्ग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओह, उनकी व्यवस्था के साथ जगत मेहरा को जंगल खेलना चाहिए। जब उन्होंने गेम लोडिंग स्क्रीन देखी जिसमें दिखाया गया था कि जगत मेहरा, जिसका प्रतिनिधित्व उनकी आईडी द्वारा किया गया था, ने अरविंद मेनन को चुना था और अपवर्तन कौशल लाया था, तो जतिन ने याशिका और अन्य लोगों को संतुष्टि के साथ देखा। उनका अनुमान गलत नहीं था। और जगत मेहरा की टीम में 2 जादूगर थे, जोसेफ और रूपेश। शूटर लुबन था, केवल एक योद्धा आर्थर के साथ, स्पष्ट रूप से बहुत सारे स्क्विशी पात्र। उसका अरमान उनका नरसंहार करेगा। हालांकि जब खेल शुरू हुआ, जब उसका अरमान नीले प्रहरी पर हमला करने वाला था, तो सुरेंद्र बंसल, जो नदी में बैल के सिर को नियंत्रित कर रहा था, तुरंत चिल्लाया, बिग ब्रदर टंडन, भागो, हवा तंग है, जलाओ, लकड़ी खींचो। जतिन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जब उसने देखा कि 4 दुश्मन नायक अचानक बाहर निकल रहे हैं, तो वह चौंक गया और तुरंत बीच की लेन में विवान और शीर्ष लेन पर चंचल मौलासी से मदद के लिए बुलाया। लेकिन जब उन्होंने आधी खाली सैनिक लाइन को छोड़ दिया और वहां आ गए, तो जगत मेहरा और अन्य लोग फिर से पीछे हट गए। उन्होंने केवल एक छोटा सा राक्षस चुराया और नीले प्रहरी को भी नहीं चुराया। जगत मेहरा के आक्रमण से विचलित होने के बाद जतिन और उनकी टीम की लय स्पष्ट रूप से बाधित हो गई थी। जल्द ही उन्हें अत्याचारी के सामने पहली टीम की लड़ाई शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से इस 4-4 टीम की लड़ाई में उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। 3-0 की कीमत चुकानी पड़ी और तानाशाह को हार गया। जगत मेहरा की टीम की खेल शैली रूढ़िवादी नहीं थी, जैसा कि जतिन ने कहा, लेकिन बहुत आक्रामक था। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस समय, वे हमेशा एक समूह में लग रहे थे और हमेशा अपने दुश्मनों से आगे निकल जाते थे। उन्होंने बार बार जंगल पर आक्रमण किया, जिससे जतिन को बहुत परेशानी हुई। फिर बढ़त धीरे धीरे जगत मेहरा की टीम की ओर झुकती गई। जब तक जगत मेहरा 3 या उससे अधिक लोगों के साथ किसी भी टीम फाइट में शामिल थे, वे कभी नहीं जीते। हर बार जब जतिन का अरमान किसी या गैंग को पकड़ने वाला था, तो ऐसा लगता था जैसे प्रतिद्वंद्वी को पहले से पता था। हर बार वे वापस टॉवर पर चले जाते थे और अगर वे स्पष्ट रूप से सैनिक लाइन पर खड़े होते, तो लोगों का एक बड़ा समूह झाड़ियों में छिपा होता। एक बार अरमान के आने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक और टीम की लड़ाई की हार के बाद विवान चिल्लाने में मदद नहीं कर सका, यह सही नहीं है। बहन नैना, बहन कविता, क्या तुम लोग झूठ बोल रहे हो? आप इसे कभी नहीं खेलने वाले कहते हैं? आप इसे नए खिलाड़ी कहते हैं? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। सुरेंद्र बंसल भी अजीब लग रहे थे। इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। उनके दोनों जादूगर एक्सट्रीम कोल्ड स्टॉर्म के लिए गए, लुबन पहले एंटी आर्मर के लिए गए। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लंबे समय तक निशाना बनाए जाने के बाद भी वे मर नहीं सकते। यह किस तरह की अजीब खेल शैली है? पहला गेम समाप्त हो गया। जतिन और उनकी टीम बिना किसी प्रतिरोध के हार गई, लेकिन अनिच्छा से भी, इसलिए उन्होंने एक और गेम शुरू किया, जिससे यह 3 में से 2 सर्वश्रेष्ठ बन गया। हालांकि अगर उन्होंने जगत मेहरा के निर्देशों को सुना होता, तो उन्हें रश्मि सिंह और अन्य के संचालन के बारे में कोई संदेह नहीं होता। जिस कमरे में जगत मेहरा था। दूसरा गेम 1 से शुरू हुआ और हीरो सिलेक्शन के दौरान जगत मेहरा ने सीधे कहा, ओल्ड सिन्हा, तुम इस गेम को जंगल में जाओ, धंजे को उठाओ। क्या? कविता बंसल ने सहज रूप से अपना सिर उठाया और कहा, यह केवल ओल्ड सिन्हा का दूसरा मैच है। हालांकि उन्हें और रश्मि सिंह को शुरुआती माना जा सकता है, कम से कम उन्होंने कुछ साल पहले कुछ राउंड खेले थे। लेकिन ओल्ड सिन्हा वास्तव में आज असली नौसिखिया है। और जंगल के लिए धंजे को चुनना, वह खेल की गति को कैसे संभालना और निर्देशित करना चाहिए। रश्मि सिंह ने हंसते हुए कहा, यहां तक कि बूढ़ा सिन्हा,
जिसने अभी अभी अपना पहला गेम खेला था, ने भी आपसे बेहतर प्रदर्शन किया। जगत मेहरा ने आगे कहा, नैना ने आर्थर की भूमिका निभाई है, शीर्ष लेन पर जाएं। कविता जोसेफ की भूमिका निभाती है, मिड लेन में जाती है। मेघा लुबू खेलती है, बॉट लेन में जाती है। मैं फिजा मौलासी खेलूंगा, सपोर्ट खेलूंगा। चूंकि उन्होंने जगत मेहरा के मार्गदर्शन का पालन करते हुए पहला गेम आसानी से जीत लिया था, इसलिए अन्य लोगों को उनके आदेशों के बारे में कोई संदेह नहीं था और उन्होंने उसी के अनुसार पालन किया। खेल में प्रवेश करने के बाद जगत मेहरा की आवाज लगभग नॉन स्टॉप थी। नैना, अपने टावर पर वापस जाओ, जतिन और सुरेंद्र बंसल आ रहे हैं। बूढ़े सिन्हा, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ ओवरलैप करो, घास में बैठ जाओ। 3 सेकंड के बाद पहले अपने दूसरे कौशल का उपयोग करें, फिर सामान्य आक्रमण कुंजी दबाएं। तैयार रहो, कविता, मदद के लिए आओ। अपने दूसरे कौशल का उपयोग करें और फिर मिनियन साफ करने के लिए वापस जाएं। किसी और चीज की चिंता मत करो। ठीक है, बूढ़े सिन्हा जाओ। आग पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छा। जतिन, जो अभी अभी नदी से बाहर झांका था, बूढ़े सिन्हा के धंजे के दूसरे कौशल से धीमा हो गया था और बूढ़े सिन्हा के सामान्य हमलों के बाद उसका स्वास्थ्य आधा हो गया था। भागने की कोशिश करते हुए उन्हें जगत मेहरा के फिजा मौलासी के पहले कौशल से पीछे गिरा दिया गया और अनिच्छा से फर्स्ट ब्लड छोड़ दिया। कविता, अपने पहले कौशल को अपने ऊपर बाई स्थिति में रखें, दीवार के खिलाफ दबाते हुए। सुरेंद्र बंसल वहां हैं। अपने वचन के अनुसार सुरेंद्र बंसल को उनकी कार्रवाई से बाहर कर दिया गया और वह उदास होकर झाड़ी से बाहर चले गए। मेघा, सावधान रहो। चंचल मौलासी बॉट लेन में जा रहे हैं। टावर की ओर बढ़े, उन्हें लुभाएं। हाँ, मिनियन को साफ न करें, उन्हें अपने दूसरे कौशल और ढाल का उपयोग करने के लिए रखें। हम लगभग 9 सेकंड में पहुंचेंगे, उन्हें पकड़ो। जैसा कि उन्होंने कहा, मेघा मिनियन लाइन में चारों ओर नृत्य कर रही थी और आधा स्वास्थ्य बचा था। कविता, पहले अपने तीसरे कौशल का उपयोग करें। इसे खींचने की जरूरत नहीं है, बस इसे 3, 2, 1 में दबाएं। सुंदर। बूढ़े सिन्हा, अपना अल्ट भेजो। इसे मेरे सिर पर निशाना लगाओ। हाँ, यह सही है। सुंदर। बूढ़े सिन्हा के धंजे के अल्ट ने चंचल मौलासी को सफलतापूर्वक स्तब्ध कर दिया और फिर जगत मेहरा और अन्य लोग उमड़ पड़े। मेघा, तुम सीधे विवन पर कूदो, उसने अपने फ्लैश का इस्तेमाल किया है। नैना, फॉलो अप करें, पहले अपना अल्ट दबाएं, फिर अपने 1 और 2 कौशल के साथ कॉम्बो करें। बूढ़े सिन्हा, मेरे पीछे आओ, जिस पर भी मैं हमला कर रहा हूं, उस पर ध्यान केंद्रित करो। जतिन के बारे में चिंता मत करो, जैसे ही वह आएगा, वह मर जाएगा। टीम की लड़ाई की लय पूरी तरह से जगत मेहरा द्वारा निर्देशित थी। नैना, उपकरण खरीदे, वह सोने का मनी बैग, रक्षात्मक वस्तुओं के टैब में जाओ और लाल कमल का लबादा चुने। जगत मेहरा को हर किसी की अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ थी। टीम लगभग 20 सेकंड में लड़ती है। कविता, अपना अल्ट छोड़ दो। अपने तीर को मेरी दिशा में ऊपरी बाएं कोने की दिशा में लक्षित करें। जब मैं रिहाई कहता हूं, तो आप छोड़ देते हैं। जब नैना कविता के अल्ट को बंद होते हुए देखती है, तो अपना पहला, दूसरा कौशल दबाएं और दौड़ें। यदि आप किसी को देखते हैं, तो उन्हें मारें, फिर अपने अल्ट का पालन करें। बूढ़े सिन्हा, मेरे पीछे आ लो। मैं जिस पर भी हमला करता हूं, आप उस पर हमला करते हैं। मेघा, अभी तक अपने आप को मत दिखाओ, मेरे अल्ट का उपयोग करने के बाद कूदो। ठीक है, वे आ रहे हैं। कविता, अपने आप को तैयार करें। 3, 2, 1। जगत मेहरा की आवाज बहुत स्थिर थी। भले ही वह सामान्य गति से बोल रहा था, लेकिन उसके स्वर में तात्कालिकता या घबराहट का कोई भाव नहीं था। इसके अलावा वह हमेशा पहले से आदेश देते थे, इसलिए रश्मि सिंह और अन्य लोग तैयार थे और घबराए नहीं। हालांकि उनके पास 3 नौसिखिया थे, खेल बहुत मुश्किल नहीं था, कई कौशल ऑटोलॉक हैं। बस जगत मेहरा की आज्ञा का पालन करें और वे बहुत आसानी से खेले। बाकी सब काफी चुप थे। दरअसल
उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जगत मेहरा ने लगभग हर उस स्थिति पर विचार किया था जिसे उन्होंने सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था। केवल कविता बंसल कभी कभी बड़बड़ाती थीं। मुझे एक मार मिला, ट्रिपल किल। मुझे भी एक ट्रिपल किल मिला। आह ओल्ड यू, तुमने मेरी हत्या कर ली। जगत मेहरा, हटो, मैं उसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। बेशक, भले ही कविता बंसल अहंकार से चिल्लाई, फिर भी वह ज्यादातर जगत मेहरा के आदेशों का पालन करती थी। उसने अकेले किसी को बाहर निकलने और द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो जगत मेहरा निश्चित रूप से उसे छोड़ देगा। दूसरी ओर, बूढ़ी सिन्हा ने आज ही खेल सीखा था। मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता, प्रतिक्रिया की गति, उंगली के लचीलेपन और सीखने की क्षमता के मामले में वह निस्संदेह जगत मेहरा के अलावा सबसे मजबूत खिलाड़ी थीं। हालांकि उन्होंने धंजे को एक जंगलर के रूप में निभाया, लेकिन जगत मेहरा के संरक्षण और कमान के तहत नायक की कमजोरियों को पूरी तरह से टाला गया और उन्होंने पूरे खेल में एक उत्कृष्ट उच्च और लगातार आउटपुट दक्षता बनाए रखी। जतिन और अन्य लोगों के लिए ऐसा महसूस हुआ कि यह नाजुक धंजय हमेशा प्रकट होता है और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और उसे पकड़ना असंभव था। टीम के झगड़े के दौरान भले ही वह करीब महसूस करता था, वे हमेशा पूरी तरह से नियंत्रित होते थे और उसे जल्दी से मारना असंभव था। जगत मेहरा के लिए ऐसा खेल उनके लिए अपने संज्ञानात्मक मॉडल की भविष्यवाणी का परीक्षण करने और दूसरों और इसके आधार पर समग्र स्थिति को प्रभावित करने के लिए एक आदर्श सैंडबॉक्स था। बेशक, इस खेल को खेलने के लिए तैयार होने का मुख्य कारण अपने दोस्तों का मनोरंजन करना था। प्रत्येक गेम में 20 से अधिक किल्स के अंतर के साथ 40 मिनट से भी कम समय में 2 गेम के बाद यह मूल रूप से कुल वर्चस्व था। इसके खत्म होने के बाद जतिन और सुरेंद्र बंसल तुरंत दस्तक देते हुए आए और रश्मि सिंह और कविता बंसल के नौसिखिया होने पर सख्त संदेह जताते हुए। कुछ हंसी के बाद सुबह के 2 बज चुके थे और सभी सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। 2:30 बजे जतिन के सो जाने के बाद जगत मेहरा कमरे से बाहर निकल गया, नीचे पार्किंग स्थल पर गया, वोक्सवैगन गिटार शुरू किया और मिजो की नोटबुक में कागज की पर्ची से सुपर संवेदी संपर्क की भावना से निर्देशित होकर अपनी दिशा निर्धारित की ओर चल पड़ा। हालांकि जगत मेहरा कभी भी उस स्थान पर नहीं गया था जहां मिजो और अन्य लोग थे। वह तुरंत अपनी इंद्रियों के माध्यम से उनका सटीक स्थान निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन सहज रूप से उसने महसूस किया कि वे बहुत दूर नहीं थे। यदि वह थोड़ी देर के लिए दिशा का पालन करता है और काफी करीब पहुंच जाता है, तो वह सीधे स्थिति का पता लगा सकता है। जगत मेहरा की मूल योजना 1 घंटे के लिए सहज रूप से महसूस की गई दिशा में ड्राइव करने की थी। अगर उसे स्थान नहीं मिल पाता था, तो वह वापस लौट जाता। अप्रत्याशित रूप से वह मुश्किल से आधे घंटे के लिए गाड़ी चला रहा था जब वह मूल रूप से उनका स्थान निर्धारित कर सकता था। वह निर्णायक रूप से यह भी कह सकता था, बहुत उच्च निश्चितता के साथ, कि मिजो और सह शायद वुशु पर्वत दर्शनीय क्षेत्र में उत्परिवर्ती प्राणियों के पीछे थे, क्योंकि उनका स्थान सुंदर क्षेत्र के करीब बने एक विला परिसर में था। दरअसल यह पर्यटन स्थल के बहुत करीब था। जगत मेहरा ने सीधे विला क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन अपनी हेडलाइट्स बंद कर दीं, अपनी कार को सड़क के बगल में एक छोटे से रास्ते पर ले गए, पार्क किया और चल दिए। आसपास कई इमारतें नहीं थीं और स्ट्रीट लाइटें केवल विला के पास ही जलाई गई थीं। विला क्षेत्र की अधिभोग दर बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। जगत मेहरा की धारणा में अधिकांश इमारतें भयानक रूप से शांत थीं। विला क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा केबिन में केवल एक सुरक्षा गार्ड झपकी ले रहा था। हालांकि कई निगरानी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वास्तव में कुछ ही चल रहे थे। जगत मेहरा की नज़र में इस तरह का सुरक्षा उपाय पूरी तरह से पारदर्शी और अप्रभावी था। एक बार जब वह विला ब्लॉक की दीवार पर कूद गया, तो उसने लक्ष्य का पता लगाने के लिए कागज की पर्ची की अपनी समझ का इस्तेमाल किया। सामने एक एमपीवी के साथ एक विला, जहां मिजो और कागज की पर्ची दूसरी मंजिल पर स्थित थी। जगत मेहरा सीधे करीब नहीं गए क्योंकि अपने इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक विजन मोड के साथ उन्होंने पाया कि विला के बाहर कई कैमरे काम कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि ये मिजो और अन्य लोगों द्वारा स्थापित किए गए थे। संभवतः अन्य सुरक्षा उपकरण भी मौजूद थे। इसके अलावा उनकी समझ के अनुसार इमारत में 6 लोगों के बीच कोई जाग रहा था। जगत मेहरा निगरानी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का पता लगा सकते हैं,
धीरे धीरे अंदर घुस सकते हैं, उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपकरणों को देख सकते हैं, उन्हें डिकोड करने या बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सचेत किए बिना करीब आना असंभव नहीं था। लेकिन उनका मूल लक्ष्य केवल मिजो और अन्य लोगों के स्थान की पुष्टि करना था, इसलिए उन्हें अंदर घुसने या करीब आने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर देखने के बाद जगत मेहरा जाने की तैयारी कर लिया। लेकिन जाने से पहले उन्हें अचानक एक विचार आया। उन्हें एक एकांत कोना मिला और ब्लैक सर्कल भित्तिचित्रों के टुकड़े पर भावना जलसेक का उपयोग करके मिजो में एक सपना देखा। विला की दूसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर मिजो ने बिस्तर पर अपनी आंखें खोलीं, अपने फोन पर समय की जांच की, यह देखते हुए कि सुबह के 3 बज रहे थे। उसने जम्हाई ली, सोने की तैयारी जारी रखने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसने उस सपने के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी देखा था और अचानक बिस्तर से उठ बैठी, अपनी भौहें बुन लीं। उसने अभी अभी एक सपना देखा था जिसमें वह और डॉक्टर फैंग कुछ दिन पहले गौतम शहर में दिव्य प्रौद्योगिकी के गुप्त अनुसंधान केंद्र में हुई विशेष घटना पर चर्चा कर रहे थे। यह बिल्कुल सामान्य था, दिन में जो सोचा गया है उसका सपना रात में देखा जाएगा। आखिरकार उसने सोने से पहले डॉक्टर फैंग के साथ इन बातों पर चर्चा की थी और यह वह जानकारी भी थी जिसमें वह बहुत रुचि रखती थी और इसके बारे में विचार कर रही थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि डॉक्टर फैंग की आकृति, जो सपने में खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के साथ संभावित मुद्दों की व्याख्या कर रही थी, धीरे धीरे एक चिकने पीठ वाले केश विन्यास वाले व्यक्ति में बदल गई। हालांकि सपने में आदमी की विशेषताएं कुछ धुंधली थीं, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह पिशाच तरुण गोयल था, जिसे उसने एक बार फॉलो किया था। इससे भी अजीब बात यह थी कि डॉक्टर फैंग के तरुण गोयल बनने के बाद उन्होंने उससे कहा, मुझे बचाओ, मिस्टर बिस्ट से सावधान रहें। आवाज न तो डॉक्टर फैंग की थी और न ही तरुण गोयल की, लेकिन यह कर्कश और अप्रिय थी, कुछ हद तक मिस्टर बिस्ट की तरह। इससे उसे एक डरावना एहसास हुआ। मिजो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था। वह उठी, अपने कपड़े पहने और अपने सिर को साफ करने की उम्मीद में ठंडी ताजी हवा की सांस लेने के लिए बालकनी पर चली गई। तरुण गोयल की विशेषता वाला एक सपना देखना इतना आश्चर्यजनक नहीं था। वह अक्सर सोचती थी कि वह हाल ही में कहाँ हो सकता है। उसके जीवन में 3 मोड़ आए थे, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष व्यक्ति के अनुरूप था। एक उसके चाचा थे जो उसे देश से बाहर ले गए और उसके माता पिता के निधन के बाद उसे कई चीजें सिखाईं। वह उसे एक दूसरे रास्ते पर ले गया। एक थे तरुण गोयल। उसके रहस्य की खोज करने और यह जानने के बाद कि पिशाच वास्तव में मौजूद थे, उसने एक बार माना कि उसे मौत का मुकाबला करने में आशा मिल गई है। और एक था मिस्टर बिस्ट। उसने उसे एक दलदल से बाहर निकाला और उसे एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र और एक रहस्यमय नई दुनिया से परिचित कराया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने उसे जीवन पर एक नया पट्टा दिया था। अभी अभी अपने सपने में तरुण गोयल न केवल दिखाई दिए, बल्कि मिस्टर बिस्ट भी दिखाई दिए। उन्हें मिस्टर बिस्ट से सावधान होने की चेतावनी दी। यह असामान्य था और उसकी भावनाओं के अनुरूप नहीं था। उसने कल रात को याद किया जब उसने गौतम शहर में D2 अनुसंधान केंद्र में अजीब घटनाओं के बारे में सीखते हुए डॉक्टर फेंग से किनलिंग निर्जन क्षेत्र में होने वाली खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और घटनाओं के बारे में विवरण सुना। क्या उसका सपना इन बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकता था? लेकिन वह फिट नहीं हुआ। डॉक्टर फेंग के अनुसार खरगोश की लकड़ी की नक्काशी से कोई केवल तभी प्रभावित होगा जब वह उसके करीब हो, और इसके प्रभाव से प्रेरित सपनों में अनिवार्य रूप से खरगोश का मांस एक भयानक कारक के रूप में शामिल होगा। खरगोश की लकड़ी की नक्काशी यहां नहीं थी और उसके सपने में खरगोश के मांस जैसा कोई अजीबोगरीब तत्व दिखाई नहीं दिया। तो यह सपना उसका एक सामान्य सपना होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से मिस्टर बिस्ट के बारे में संदिग्ध थी? एक बार जब उसने खुद से यह सवाल पूछा तो मिजो को एहसास हुआ कि वह वास्तव में थोड़ा डगमगा रही है। बेशक मिस्टर बिस्ट द्वारा स्वीकार किए जाने और डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त विभाग में स्वागत किए जाने के बाद, हालांकि उसने बहुत सारी जानकारी सीखी थी, उसके पास और भी प्रश्न थे। इनमें से कुछ रहस्यों को डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त विभाजन में विभिन्न इंटर्नशिप के माध्यम से और मिस्टर बिस्ट के साथ संवाद करके हल किया गया था।
हालांकि इसने उसे और अधिक हैरान कर दिया। यह स्पष्ट था कि उन सरल प्रश्नों का उत्तर सीधे मिस्टर बिस्ट द्वारा दिया जा सकता था। तो उसने उसे अपने दम पर उन्हें खोजने के लिए समय और संसाधन क्यों लिए? मिस्टर बिस्ट ने उसे अपनी पहचान बदलने और डिवाइन टेक्नोलॉजी में एकीकृत करने में मदद क्यों की? उसकी विशेषज्ञता, उसका हैकिंग कौशल, डिवाइन टेक्नोलॉजी जैसे निगम के सामने तुच्छ और बेकार था। मिस्टर बिस्ट के लिए उन्हें क्या खास बनाता है? वह उन भोली लड़कियों में से एक नहीं थी जो अभी भी मैरी सू उपन्यासों के बारे में कल्पना करती थीं। नहीं, उसे विश्वास था कि उसका रूप किसी को पहली नजर में प्यार में डाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वास्तव में अभी तक मिस्टर बिस्ट से आमने सामने नहीं मिली थी। मिस्टर बिस्ट के साथ उनकी सारी बातचीत वॉयस कम्युनिकेशन के जरिए हुई थी। डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त प्रभाग में डॉक्टर फैंग और अन्य उच्च सुरक्षा स्तरीय कर्मियों से अनजाने में सामने आई जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वे मिस्टर बिस्ट से भी नहीं मिले थे। आमने सामने की मुठभेड़ों के बारे में भूल जाओ, उन्होंने शायद उसे वीडियो पर भी नहीं देखा था। और मिस्टर बिस्ट की आवाज के बारे में क्या? इसमें यह अजीबोगरीब स्वर क्यों था? क्या उसके पास कोई विशेष रहस्य था? क्या वह तरुण गोयल की तरह ही पिशाच हो सकता है? मिजो को पता नहीं होगा कि अभी दर्जनों मीटर दूर एक सुनसान विला के बगल में छाया में एक गंजा आदमी उसे भावहीन रूप से देख रहा था। इतनी दूरी से रात के अंधेरे में ज्यादातर लोगों को केवल बालकनी पर खड़ी एक महिला की अस्पष्ट आकृति दिखाई देगी। सबसे अधिक यह समझ में आ रही थी कि वह छोटे बालों वाली महिला थी। हालांकि नाइट विजन मोड में जगत मेहरा की बढ़ी हुई दृष्टि के साथ वह इस दूरी से भी केवल मंद चांदनी और उसकी पीठ से प्रकाश का उपयोग करके उसके चेहरे के भावों में बदलाव को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह बता सकता था कि मिजो संघर्ष, चिंता, भ्रम और घबराहट की स्पष्ट लहरों से गुजर रहा था। वह यह भी जानता था कि मिजो ऐसा क्यों महसूस कर रहा था, क्योंकि वह वही था जिसने इसका कारण बनाया था। ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र के साथ मिजो के सपने का मार्गदर्शन करने के बाद जगत मेहरा ने शोधकर्ता को देखा जिसने उसे गौतम टाउन रिसर्च सेंटर और किनलिंग निर्जन क्षेत्र में अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने पुष्टि की कि यह डॉक्टर मिशिका थीं, जिन्हें एलिस ने उनके लिए पहचाना था। इसके अलावा उसने सपने में सुपरसेंसरी जैसी स्थिति में प्रवेश करके उसके सपने को संशोधित और संपादित करने की कोशिश की। पिछली बार जब उसने मिजो के सपने को संशोधित करने की कोशिश की, तो उसने सपने में बस उसके लैपटॉप की स्क्रीन को फैलाया, जो बहुत सरल था। लेकिन इस बार उसने जो करने की कोशिश की वह बहुत अधिक जटिल था। उन्होंने मिशिका के लिए तरुण गोयल की छवि को प्रतिस्थापित किया। जगत मेहरा की राय में उन्होंने और मिजो दोनों ने तरुण गोयल को देखा था, इसलिए मिजो के सपने में उनकी छवि दिखना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में ऐसा किया, तो उन्होंने पाया कि कई अंतराल और अंतर थे जब उनकी स्मृति में छवि को सुपर संवेदी मार्करों में और फिर मिजो की दृश्य छवि में परिवर्तित किया गया था। सौभाग्य से मिजो को तरुण गोयल की उपस्थिति पर एक मजबूत प्रभाव था और उसके सपने में विवरण की अत्यधिक मांग नहीं थी। उन्होंने तरुण गोयल को आसानी से स्वीकार कर लिया, जिसमें जगत मेहरा ने संपादित किया था। आवाज में भी विसंगतियां थीं। जगत मेहरा मूल रूप से तरुण गोयल की मूल आवाज का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन अंतिम परिणाम काफी निराशाजनक था। हैरानी की बात यह है कि यह कुछ हद तक मिस्टर बिस्ट के समान था, जिसे एक सुखद दुर्घटना माना जा सकता था। मिजो का तरुण गोयल को सपने में ऐसी बात कहते हुए देखना सिर्फ एक साधारण शरारत नहीं थी। सपनों को संपादित करने और संशोधित करने के साथ प्रयोग करने के अलावा, ड्रीम मास्टर के संवेदी सूचना परिवर्तनों का मार्गदर्शन करने के अलावा, जगत मेहरा मिजो की सोच को भी प्रभावित करना चाहते थे और उसे उस दिशा में चिंतन करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस तरह के सपने के बाद मिजो के जागने पर कई संभावित प्रतिक्रियाएं हुईं। एक, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक साधारण सपना था और फिर वापस सो जाना, लेकिन जगत मेहरा ने उसके लिए जो संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित किया था, उसे देखते हुए यह संभावना काफी कम थी। यहां तक कि अगर ऐसा हुआ तो उसे कुछ और बार प्रभावित करने और उसे कुछ और बार इसी तरह के सपने देखने देने के बाद यह अनिवार्य रूप से उसका ध्यान आकर्षित करेगा। 2,
यह सोचकर कि यह सपना कुछ वस्तुओं या तरुण गोयल से प्रभावित था, क्योंकि दिव्य प्रौद्योगिकी को पता था कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी अजीब सपनों को प्रेरित कर सकती है। उस मामले में जगत मेहरा को पता चल सकता था, जागने के बाद उसके व्यवहार के आधार पर वह किस तरह की जांच पद्धति का उपयोग करेगी, डिवाइन टेक्नोलॉजी के संसाधनों को कैसे जुटाएगी। अगर वह सीधे मिस्टर बिस्ट से संपर्क करती है तो वह इस पर मिस्टर बिस्ट के दृष्टिकोण को भी जान सकती है, और क्या वह इसी तरह की घटनाओं के बारे में कुछ जानता है। 3. इस सपने को अपने अवचेतन के रूप में लेना और इस तरह कुछ सवाल उठाना। जगत मेहरा ने सोचा कि यह सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि उन्हें लगा कि डिवाइन टेक्नोलॉजी और मिस्टर बिस्ट के लिए मिजो का सबसे बड़ा उपयोग यह पता लगाना था कि तरुण गोयल कहाँ थे। लेकिन मिजो और मिस्टर बिस्ट के बीच हुई बातचीत के साथ साथ डिवाइन टेक्नोलॉजी ने मिजो के लिए जो काम किए थे, उसके अनुसार मिस्टर बिस्ट तरुण गोयल को खोजने के लिए मिजो का उपयोग नहीं करना चाहते थे। यहां तक कि वे तरुण गोयल को ढूंढ सकते हैं या नहीं, यह भी उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। उस स्थिति में मिस्टर बिस्ट और डिवाइन टेक्नोलॉजी ने मिजो को स्वीकार करने का जोखिम क्यों उठाया, उसे अपनी पहचान बदलने में मदद की और उसे डिवाइन टेक्नोलॉजी के इतने सारे गुप्त विभागों और सूचनाओं को समझने दिया। जब तक मिस्टर बिस्ट ने उसे पहले एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया था, यह संदेह न केवल जगत मेहरा के लिए बल्कि खुद मिजो के लिए भी मौजूद होना चाहिए। मिस्टर बिस्ट के साथ मिजो की पिछली बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके लिए गहरा सम्मान, प्रशंसा और विश्वास है। जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से केवल एक सपने और कुछ शब्दों से अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका, लेकिन जब तक वह उसे थोड़ा संदेह, थोड़ा भ्रम, थोड़ी जिज्ञासा पैदा कर सकता है, तब तक यह पर्याप्त होगा। जब तक उसने मिस्टर बिस्ट और डिवाइन टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्यों को समझने और जांचने की कोशिश करना शुरू किया, तब तक जगत मेहरा, जिन्होंने एक सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट आइटम और एक इमोशनल इन्फ्यूजन आइटम अपने पास रखा, भी इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। वह निश्चित रूप से जगत मेहरा की तुलना में इन चीजों को करने से बेहतर होगी। चीजों की भव्य योजना में जगत मेहरा भी अधिक म्यूटेंट और इन उत्परिवर्तनों के पीछे छिपे रहस्यों, सिद्धांतों और आवेदन के तरीकों की खोज करने के लिए दिव्य प्रौद्योगिकी के साथ एक सवारी करना चाहते थे। यह पुष्टि करने के बाद कि सपने का मिजो पर प्रभाव पड़ा, जगत मेहरा चुपचाप विला क्षेत्र से बाहर निकल गया, कार में लौट आया और वापस चला गया। सुबह के 4 बजते ही थे जब वह शहर लौटा, लेकिन उनके कमरे में केवल एक कमरे का कार्ड था। जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से जाकर जतिन को जगाने के लिए दरवाजा खटखटा नहीं सकता था। उसके पास कल की तरह 6 या 7 बजे तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, नाश्ता वापस लाने से पहले और यह दावा करने से पहले कि वह सुबह जल्दी दौड़ने के लिए गया था। जगत मेहरा ने कार को एक एकांत और बिना निगरानी वाली जगह पर पार्क किया, 2 दिन पहले जिया राठौर को दिए गए ब्लैक सर्कल भित्ति चित्र को भांपते हुए। उसे पूरा यकीन था कि जिया राठौर ने हमेशा ब्लैक सर्कल भित्ति चित्र उसके पास रखी थी, यहां तक कि उसके बैग में भी और होटल के कमरे के भीतर। वह प्रभाव की सीमा के भीतर थी और इस समय वह गहरी नींद में होने की संभावना थी। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे वह पिछली गीतात्मक सुलेख हो या वर्तमान ब्लैक सर्कल भित्ति चित्र, जगत मेहरा की भावनाओं से भरी वस्तुएं जिया राठौड़ के सपनों को प्रेरित नहीं कर सकीं। जगत मेहरा ने आह भरी और सिर हिलाया, बूढ़ा सिन्हा सच में है बहुत खास। सुबह करीब 7 बजे जगत मेहरा बाहर से खरीदे गए नाश्ते के साथ होटल लौटे और जतिन को फोन कर उन्हें जगाने और दरवाजा खोला। कुछ शब्द कहने और उठने के बाद 3 दरवाजे नीचे कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। जिया राठौर, जो पहले से ही धोई हुई थी और बड़े करीने से कपड़े पहने हुए थी, ने उसे देखने के लिए अपने आधे शरीर को बाहर देखा। शुभ प्रभात। जगत मेहरा ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, फिर नाश्ता बढ़ाया, आओ और एकतानगर टाउन से कुछ खास नाश्ता खाओ। एनैना और अन्य लोगों को यह देखने के लिए एक संदेश भेजूंगा कि क्या वे जाग रहे हैं। इस समय तक नींद में डूबी जतिन उठ गई थी और उसके लिए दरवाजा खोल दिया था। बिना कुछ कहे वह बिस्तर से उठने की जहमत उठाए बिना अपने कमरे में सोने के लिए वापस चला गया। जिया राठौर ने अपने कमरे की ओर इशारा किया, यहां खाओ। यह महसूस करते हुए कि वह जतिन को परेशान नहीं करना चाहती है,
जगत मेहरा ने उस दरवाजे को बंद कर दिया जो अभी अभी खोला गया था और फिर जिया राठौर के कमरे में प्रवेश किया। तुम इतनी जल्दी उठ गए हो? जगत मेहरा ने नाश्ता किया और अंदर कदम रखते हुए पूछा। जिया राठौर ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम फिर से दौड़ने गए? हाँ, मुझे भी इसकी आदत है। जगत मेहरा ने अपने द्वारा खरीदे गए नाश्ते को मेज पर रखा, उसे खोल दिया और सुझाव दिया, इसे तब तक खाओ जब यह अभी भी गर्म हो। कल सुबह मैंने देखा कि आपको इस तरह का केक पसंद आया, इसलिए मैंने कुछ अलग स्वाद खरीदे, आप उन्हें आजमा सकते हैं। समारोह में खड़े हुए बिना जिया राठौर मेज पर बैठ गई, गर्म सोया दूध का एक घूंट लिया और बिस्तर के कोने पर बैठे जगत मेहरा को देखकर उसने पूछा, आपका क्या? जब मैं नाश्ता खरीद रहा था तो मैंने पहले ही खा लिया है। जगत मेहरा मुस्कुराया। ओह, आप कल रात कैसे सोए? जगत मेहरा ने लापरवाही से पूछा। बहुत अच्छा। जगत मेहरा ने ग्रुप में एक संदेश भेजते हुए कहा, मुझे लगता है कि व्यायाम करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। बेरोजगार होने से पहले जब मैं सोता था तो मुझे अक्सर सपने आते थे। बेरोजगार होने के बाद मैंने हर दिन व्यायाम किया और सपने देखने की आवृत्ति कम हो गई। मेरी नींद की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं बहुत ऊर्जावान हूं। मुझे एक बहुत ही खास सपना याद है जो मैंने पहले देखा था, जहां शहर में डायनासोर के एक समूह द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था और हर जगह छिपा हुआ था। जगत मेहरा एक बार अपने एक सपने का विस्तार से वर्णन कर रहे थे। बात खत्म करने के बाद उसने लापरवाही से पूछा, बूढ़े सिन्हा, क्या तुमने कभी कोई गहरा यादगार सपना देखा है?